हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ट्यूशन सेंटर। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। गाइस, थर्मोडायनामिक्स के टोटल नंबर ऑफ 4 लॉज है। एक जीरो लॉ ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स, सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड फोर्थ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें से हमारे सिलेबस में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो गाइस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ना, ये बिलोंग करता है, ये रिलेट करता है, दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। किससे बिलोंग करता है? दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। मतलब जहां पे एनर्जी कंजर्व होती है। देखिए, बहुत बार आप लोगों ने बचपन से एक वर्ड सुने होंगे, ये स्टेटमेंट सुने होंगे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम लोगों ने बहुत बार सुने, बहुत बार बचपन से सुनते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट होती है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये हमेशा सुने, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही है गाइस आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज व्हाट, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मींस दैट कि यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इस यूनिवर्स में अगर कोई सिस्टम है और उसके सराउंडिंग में अगर कोई, मतलब उसकी अगर सराउंडिंग है, तो वहां पे जितनी भी एनर्जी होंगी गैस, वो एनर्जी हमेशा क्या होगी गैस? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी गैस। एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती गैस। पर सर, हम लोगों ने बहुत बार ऐसे देखे कि जैसे मेरा टॉर्च है, मेरा क्या है गैस? टॉर्च। और टॉर्च बैटरी के ऊपर चलता है, हाँ। और बहुत बार फिर हम लोग सर ये देखते हैं कि कभी कभी वो टॉर्च चालू नहीं होता, फिर हम लोग बोलते हैं कि वो सेल खत्म हो गया। सेल खत्म हो गया सर, सेल खत्म हो गया, उसका मतलब वहां पे तो एनर्जी खत्म हो गई। नहीं गाइस, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्या हुआ था वहां पे। सेल हम उस टॉर्च में डाले तो सेल में जो केमिकल्स थे वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट काय में हो गए, दैट इज व्हाट, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। काय में कन्वर्ट हो गए? लाइट एनर्जी में। इसी वजह से तो आप लोगों का टॉर्च चालू हो रहा था गाइस। क्या हुआ है वहां पे? एक्चुअली वहां पे टॉर्च जो चालू हुआ था, वो टॉर्च जो चालू हुआ था किसकी वजह से? वो बैटरी की वजह से चालू हुआ था, वो सेल की वजह से चालू हुआ था। और उस सेल की केमिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी? आपके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसकी वो सेल डाउन हुआ, सेल डाउन हुआ, बाकी एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, एक्चुअली वहां पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। दूसरे एग्जांपल सोचने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारी जो बाइक्स होती है, बाइक्स बाइक्स चालू करने के लिए हम लोग की वहां पे बैटरी होती है, हाँ। बैटरी के ऊपर हमारी गाड़ी चालू होती है, ऐसा सुनो गाइस। अब होता क्या है कि बैटरी में जो केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स को उस केमिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर हमारी बाइक चालू होती है। और फिर कभी कभी वो बैटरी डाउन हो जाती है। इसी वजह से जो मैकेनिक्स होता है वो हमें बोलता है कि सर, आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या सर, वहां पे उस बैटरी की एनर्जी कम हो गई थी? इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है? नहीं गाइस, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था गाइस कि बैटरी की केमिकल एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। मतलब क्या होगा गाइस कि यहाँ पे भी हम लोग यही बोल रहे गाइस कि यहाँ पे एनर्जी वो खत्म नहीं हुई थी उस बैटरी की, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी गाइस। ऐसा इट मींस दैट गाइस कि इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी हमारी एनर्जी है गाइस, वो हमेशा क्या है गाइस? कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होती गाइस। इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be converted into one form of energy to another form of energy. इस पुराने जमाने की बात है, लेकिन मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, महाभारत के समय की बात है, जब ये कहा गया था, किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि आत्मा ना तो जीवित है ना तो मृत है, ना तो आत्मा बनाई जा सकती है ना तो आत्मा को खत्म किया जा सकता है, ना तो आत्मा को काटा जा सकता है ना तो आत्मा को तोड़ा जा सकता है। ये जो स्टेटमेंट कहा गया था गाइस, इस चीज के बारे में सोचिए। आत्मा, इसका मतलब क्या है गाइस? आत्मा ना तो बनाई जा सकती है ना तो मतलब तोड़ी जा सकती है, ना तो जीवित है ना तो मृत है।
क्या गाइस आपको यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी हम लोग इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं गाइस? यहाँ पे भी हम लोग इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट अबाउट एनर्जी, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मीन दैट गाइस कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट हाँ उस समय हम लोग को ये पता नहीं था कि क्या होता है हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या सच में ऐसा होता है गाइस? इस चीज को आप एज अ पार्ट ऑफ जोक भी कंसिडर कर सकते हो या एज अ रियलिटी भी कंसिडर कर सकते हो। जो लोग मानते हैं उनके लिए ठीक, जो लोग नहीं मानते उनके लिए भी ठीक। लेकिन गाइस यहाँ पे तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है गाइस कि एनर्जी ना तो कन्वर्ट मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें और समझने की कोशिश करें। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है, जैसे ये ए नाम का प्रोडक्ट है, ये बी नाम के प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट हुआ और इसने सी नाम का प्रोडक्ट बना और ये डी नाम का प्रोडक्ट बना। इसकी एनर्जी मान के चलिए 50 जूल है, इसकी भी एनर्जी मान के लिए 50 जूल है, ओके। और सी की एनर्जी है 20 जूल और बी की एनर्जी है बेटा 80 जूल, ओके। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसका टोटल एनर्जी कितना है? 100 जूल। इसका टोटल एनर्जी क्या है? 100 जूल। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बिफोर द रिएक्शन उसकी एनर्जी कितनी थी? 100 जूल। आफ्टर द रिएक्शन उसकी एनर्जी कितनी है? 100 जूल। मतलब बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन एनर्जी कांस्टेंट है ना, मतलब यहाँ पे एनर्जी ना तो क्रिएट हुई ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई। ऐसा होना है, डजंट मैटर कि आप लोग डी कौन सा कंपाउंड है, ये सी आपको कौन सा कंपाउंड है, बी आपको कौन सा कंपाउंड है, ए आपको कौन सा कंपाउंड है, डजंट मैटर। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। कभी कभी हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, जैसे मान के चलिए कि ए को मैंने बी के साथ रिएक्ट किया और इसने मुझे सी दिया और डी दिया। इसकी एनर्जी है बेटा 50 जूल, इसकी एनर्जी है 50 जूल, इसकी एनर्जी है दैट इज व्हाट 20 जूल और इसकी एनर्जी है दैट इज व्हाट 70 जूल। तो क्या यहाँ पे ये 100 जूल हो गया, 100 जूल हो गया, तो ये तो 90 जूल हो गया। नहीं गैस, यहाँ पे कुछ एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होंगी गैस। तो इसका मतलब इसका अगर एनर्जी 10 जूल तो हो गया, देखिए कि यहाँ पे भी क्या है गैस 100 जूल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे भी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हुई है। इसका मतलब एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती गैस, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती गैस। हाँ, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो गैस थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो फिर गाइस एक चीज सोचने वाली बात है। दैट इज क्या सोचने वाली बात है? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए मेरा एक कंटेनर है, मान के चलिए मेरा एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी है, उस कंटेनर में क्या है? पानी है। ये एक मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा पानी है, ओके। और मैंने यहाँ पे एक आइस का टुकड़ा डाला, मैंने क्या डाला? आइस का टुकड़ा डाला। और मैं बोल रहा हूं कि इस आइस के टुकड़े से उस पानी को गर्म करो, इस आइस के टुकड़े से उस पानी को गर्म करो। सर क्या बोल रहे हो सर? हाउ इट इज पॉसिबल? आइस से पानी गर्म होगा? दिस इम्पॉसिबल सर। बट क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाई नॉट? जब हम लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना तो क्रिएट होती है। इट मींस दैट कि अगर ये आइस है, इस आइस में 5 जूल एनर्जी है। कितनी जूल एनर्जी है? 5 जूल एनर्जी है। और इस आइस ने अपनी 5 जूल एनर्जी इस वाटर में डाला। अगर मान के चलिए इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, या मान लीजिए इसका एनर्जी है 20, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि अगर मान के चलिए इस आइस में 5 जूल एनर्जी थी और इसने अपनी एनर्जी इस वाटर में डाला, अपने इस आइस ने अपनी एनर्जी इस वाटर में डाला, तो क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ये 27 डिग्री सेल्सियस है तो ये 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए नियरली। अब कितना होता है डजंट मैटर, लेकिन अगर ये आइस अपनी एनर्जी इस पानी में डाल रहा है, अगर ये आइस अपनी एनर्जी इस पानी में डाल रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर घटेगा, दैट इज -1 डिग्री सेल्सियस। सपोज करते हैं इस आइस ने और यहाँ पे 5 जूल एनर्जी डाला, इसमें अगर मान के लिए 10 जूल एनर्जी थी और इसने अपनी 5 जूल एनर्जी और डाली, तो क्या होना चाहिए? इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अगर ये 28 डिग्री सेल्सियस थी, 29 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका मतलब इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे पानी गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से एनर्जी कहीं ट्रांसफर होती है तो वहां पर टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं
हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने पहचाना है कि जो हमारा टोटल एनर्जी होता है या चेंज इन एनर्जी होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट हीट एनर्जी और वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर मैं कहीं पे हीट ऐड करता हूं, अगर मैं कहीं पे हीट ऐड करता हूं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ना। तो अगर ये आइस की एनर्जी इस पानी में जा रही है, अगर इस आइस की एनर्जी इस पानी में जा रही है तो फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वाटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ऐसे होना गाइस। तो फिर वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए इसका मतलब मेरा पानी गर्म होना चाहिए। अगर वहां पे मैं आइस डालता हूं तो आइस से मेरा पानी गर्म होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ऐसे कि जब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, 100% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर हमारा आइस से जब यहाँ पे आइस से एनर्जी मेरे पानी में जा रही है तो व्हाई नॉट हमारा पानी क्यों गर्म नहीं हुआ, व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं हुआ गाइस। यही एक कमी थी हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। यस, यही पे एक हमारी पहली कमी थी गाइस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और जिसके वजह से फिर इंट्रोड्यूस्ड हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों कमी थी गाइस, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हमारा कहीं तो भी इनकम्प्लीट था, कहीं तो भी इनकम्प्लीट था। दैट इज व्हाट, इसने सिर्फ इतना बनाया कि बताया कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आइस की एनर्जी पानी में जाने के बाद आइस पानी हमारा गर्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं तो भी उसकी कमतरता थी गाइस, यहाँ पे कुछ तो भी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे इनकम्प्लीट था। क्यों, क्योंकि इसने हमें ये नहीं बताया गाइस कि हीट किधर से किधर फ्लो होती है। हम कभी भी ये थोड़ी देखते गाइस कि कम एनर्जी से हायर एनर्जी में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ऐसा कभी नहीं होता गाइस। हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हायर टू लोअर जाता है गाइस, और यही एक ड्रॉबैक था गाइस। ड्रॉबैक इन द सेंस यहाँ पे ड्रॉबैक नहीं गाइस, वो इनकम्प्लीट था, कहीं तो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा इनकम्प्लीट था। दैट इज व्हाट, इसने हमें ये नहीं बताया कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किधर से किधर होता है। इसने ये बताया कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है, एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन इसने हमें ये नहीं बताया कि एनर्जी किधर से किधर फ्लो होगी है, ये हमें नहीं बताया। और इसी वजह से, इसी कुछ इनकम्प्लीट कंडीशन की वजह से फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज, हीट के लिए आप टेम्परेचर भी बोल सकते हो, टेम्परेचर, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज हायर टू lower, not lower to higher. And this is what your guys, this is nothing but a second law of thermodynamics. ये क्या है guys, हमारा second law of thermodynamics है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि जो आपका फ्लो ऑफ हीट है, जो आपका फ्लो ऑफ टेम्परेचर है, जो आप लोग का फ्लो ऑफ टेम्परेचर है या जो आपका फ्लो ऑफ हीट है, ये हमेशा हायर टू लोअर होता है, कभी भी लोअर टू हायर नहीं होता गाइस। इसी वजह से एक्चुअली ये कभी आइस की एनर्जी हमारे पानी में ट्रांसफर नहीं होगी, ये पानी की एनर्जी इस आइस में ट्रांसफर, इसी वजह से ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इसी वजह से कभी आइस की वजह से हमारा पानी गर्म नहीं होता गाइस। इट मींस दैट कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहीं तो भी इनकम्प्लीट था। दैट इज व्हाट, कि इसने सिर्फ इतना बताया कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये किधर से किधर होगा, हायर टू लोअर होगा या लोअर टू हायर होगा गाइस। इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने नहीं दिया, और यहाँ पे वो कहीं तो भी इनकम्प्लीट था, जिसको फिर कंप्लीट किया किसने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, बस यहाँ पे मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन बताया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है गाइस, कि जो आपका फ्लो ऑफ हीट है या जो फ्लो ऑफ टेम्परेचर है गाइस, ये हमेशा किधर से किधर होता है, हायर टू लोअर होता है गाइस, कभी भी लोअर टू हायर नहीं होता है गाइस, नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट अबाउट टुडेस लेक्चर गाइस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सामने में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज व्हाट, energy neither be created nor be destroyed, it can be converted into one form of energy to another form of energy guys. Thank you so much guys, have a nice day.